जी वेलकम बैक नाज़रीन। सैफ साहब से जानते हैं, सैफ साहब ये जो 2 दिन में 2 मुलाकातें बानी पीटीआई से हो गई हैं जो कि रिपोर्ट हुई हैं, कुछ इतलात हैं कि शायद आज भी गंडापुर साहब की मुलाकात हुई है, मुतज़ाद आ रहे हैं, कुछ डिनाइल दे रहे हैं। फिलहाल 2 मुलाकातें तो रिपोर्ट हुई हैं, अली अमीन गंडापुर की और बैरिस्टर गौहर की। बानी चाह रहे हैं कि एजुटेशन की सियासत की जाए, एहतजाज किया जाए, सड़कों में निकला जाए, ये जाके उनको मना रहे हैं कि भाई आप या तो इसको डिले कर दें या हमें इजाज़त दें मुज़ाकरात की। ये किस मिशन पे है, बजाय इस बात के कि जाके उनसे पूछते हैं कि भाई हमने एहतजाज करना है तो उसको किस तरह से आगे लेके चलना है, कामयाब कैसे बनाना है, ये उनको उल्टा मुज़ाकरात पे ला रहे हैं। ये सही कहा आपने, क्योंकि यहाँ पे देखें एक खान साहब जो है ना वो एक पावर सेंटर बन चुके हैं अपने ग्लैमर की वजह से या एक स्ट्रॉन्ग वोट बैंक की वजह से। तो ये कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 पावर सेंटर्स है या 3 पावर सेंटर्स कह लें। वैसे अगर हुकूमत को उसमें आप नहीं शामिल कर दी तो फिर 2 हैं। दूसरा पावर सेंटर हुकूमत के पास पावर है तो आप तो ये जो भी पावर सेंटर्स हैं 2, तो ये पावर सेंटर्स का टकराव है, अपना अपना चेस गेम के ऊपर वो चालें चल रहे हैं। अब चूंकि खान साहब को इस बात का भी एक कॉन्फिडेंस कह लें, कॉन्फिडेंस यही है कि जी मुझे इस एहतजाजी सियासत के नतीजे में वो रिलीफ मिल जाएगा जो मैं चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन जो खबरें ये हैं या हमारी रिपोर्ट्स ये हैं या हमारे मीडिया के लोग जो पेनिट्रेट करके पता लगाते हैं वो यही है कि जूजू खान साहब इस तरह का एक हार्ड स्टैंड लिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ से भी इनफ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा हो रहा है। अच्छा, ये जो मुज़ाकरात की बात है, साहब ने 2 टोक कह दिए जी, ये मुज़ाकरात वाली बात वाकई खान साहब सही कह रहे हैं कि ये मुज़ाकरात की बात इसलिए की जा रही थी कि 24 नवंबर का एहतजाज रुक जाए या टल जाए या किसी तरह ये कोई ऐसी मफाहमत डिले कर दिया जाए। हाँ। तो ये कोशिश तो थी। उसकी भी एक वजह होती है कि जो भी फोर्सेस जिन्होंने वो मोहसिन नकवी अकेले तो नहीं है ना जी, उनके पीछे एक पूरा रेंजर्स का सेटअप, एफसी ये वो, और उनके पीछे फिर जाहिर है क्योंकि जैसे आप रेंजर्स को देखते हैं तो रेंजर्स में सिविलियन की बहुत बड़ी तादाद है जी, बिल्कुल, यानी सिविलियन आर्म पर्सनल, लेकिन इट इज ऑफिसर्ड बाय द पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर्स जो सीनियर्स उसके होते हैं, डीजी, डिप्टी डीजी, डायरेक्टर्स वगैरह। अच्छा, ये एक कॉम्बिनेशन सी है। अच्छा, मुल्क की सलामती के लिए इस तरह अदारे बनाते हैं सारे मुल्क। अब ये है कि ये तो निज़ाम पहले से मौजूद है, वहाँ एक रिजेंटमेंट अब भी पाई जाती है कि भाई आप 9 मई का इनकार किए जा रहे हैं। और मेरे सुनने में आया है कि वो ये भी कहते हैं जी हम माफ़ी की भी नहीं बात करते, हम कहते हैं कम से कम तस्लीम ही कर लें कि भाई हमसे गलती हो गई। ये कुछ लोग हमारे थे, आप कह रहे हैं कि ये ताकतवरों की जानिब, ठीक है। तो वो फिर अगर एक मुज़ाकरात की कोई सूरत बन जाती है तो मेरा ख्याल ये भी एक रायत है कि उस रायत में कि जी छोड़ें जी, जो भी हो गया, किसी से ज्यादती सरजद होगी, हुकूमत से होगी, इस्टेब्लिशमेंट से हो गई, या खान साहब के बंदों ने तोड़ फोड़ कर दी, या 9 मई कर दिया, तज़हीक कर दी, आर्मी की भी कर दी, हमारे बड़े कमांडर्स की भी कर दी, शोहदा की इलामतें भी गिरा दी। तो अगर फिर भी दुनिया में देखें बड़ी बड़ी जंगों का भी नतीजा या तो मुज़ाकरात ही होता है ना। आप आयरलैंड की इतनी बड़ी लड़ाई चली, आपको याद है, जी, सिन फेन जो दुनिया की सबसे खूनखार वो गुरिल्ला तहरीक थी, आफ्टर ऑल फिर मुज़ाकरात हुए 30-40 साल के बाद और फिर अमन हो गया। तो ट्रंप तो यही कोशिश कर रहे हैं ना, ईरान से जैसे मुलाकात करवाई। ये है कि इसमें मैं तो खान साहब से एक्सपेक्ट करूंगा कि बीइंग अ मेजॉरिटी पार्टी लीडर, उनको बल्कि अपना ज्यादा रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए। उनका मुज़ाहरा ये करने से ये मुल्क उनका भी है, ये फौज उनकी भी है, इस्टेब्लिशमेंट उनकी भी है, और बार-बार गवर्नमेंट उनकी है। ये बार-बार मुज़ाहरा खेलने से वो शेर आया वाली वो वाली हाल है कि वो फिर डाइल्यूट हो जाता है। जैसे मैंने आपके प्रोग्राम में प्रोटेस्ट फटीग भी आती जा रही है लोगों को। जी बिल्कुल। आसिफ साहब से जान लेते हैं। आसिफ साहब, 24 तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज की कॉल दी गई है, दूसरा बेलारूस के वफ्द ने भी 24 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचना है। इससे पहले भी हमने देखा कि SCO का जब इजलास था तो 2 दिन पहले तहरीक इंसाफ ने उस वक्त भी एहतजाज की कॉल दे दी कि जी हमारे बानी जो हैं उनसे हमारी मुलाकात करवाई जाए। 16 को जो एग्जैक्टली 15 को वो SCO का इजलास शुरू होना था, 15 को ही वो कॉल दी गई। अभी भी 24 को ये वफ्द है, 24 को ये पहुंचना है यहाँ पे, और 24 को ये एहतजाज की कॉल दी गई है। आपको क्या लगता है ये अहम मौकों पे एहतजाज की कॉल दे के कि आपने मुतालबात मनवाए जा सकते हैं? लास्ट टाइम तो चले मान लिए गए, एंड टाइम पे उनकी मुलाकात करवा दी गई, अब की दफा ये जो मुतालबात हैं पॉसिबिलिटी है? हाँ देखिए, आपने जो बात की ना पहले कोटेशन दी शेर आया वाली, तो मेरा ख्याल है जो हुकूमती सर्कल है और जो एस्टेब्लिशमेंट है
जिस पर ये बेस करते हैं, ये बार बार यही कहते हैं ना कि हमने तो मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट के साथ करने, हुकूमत के साथ नहीं करने, कोई लेना देना नहीं हमारा हुकूमत के साथ। तो उसमें एक मैसेज कुछ 3-4 जो इनके इसी तरह जो मुजाहरे इन्होंने रखे और जिस तरह वो डिफ्यूज हुए, तो वो शेर आया वाली बात तो इन पर सादक आ गई कि अब वो शेर आया से कोई खौफजदा होने वाली कोई नहीं है, ठीक है ना। तो इसके बाद अब देखिए, इसके बावजूद अगर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है इनके डिमांड में, 3 डिमांड रखे हैं ना इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए कि हमारा मैंडेट दिया जाए, ठीक है ना, और हमारे जो असीरान है सारे मेरे समेत उन सबको रिहा किया जाए, ठीक है ना। और आसिफ साहब ने कहा तो ये जा रहा है कि वो अपनी बात तो कर ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि जितने असीरान हैं बाकी उनको रिहा किया जाए। नहीं, बाकी असीरान उनके समेत है ना, ठीक है। उसमें तो फोकस ही ये करते इमरान खान साहब को, किसी और को देखते भी नहीं कि कोई और असीर है भी या नहीं है। शाह महमूद कुरैशी का शिकवा क्यों है इनके साथ, इसीलिए है ना कि वो किसी और की तरफ तो जो ही नहीं देते, फोकस ही इमरान खान की जाते कि उसको रिहा करो, वो हमारा कल्ट है, तो उसके बगैर तो हमारा गुजारा नहीं हो सकता, इसलिए उसकी रिहाई तो हर सूरत हमें मतलूब है। तो जब इस तरह यदि कि हार्श एक स्टैंड आप ले लें, तो उसमें से गुंजाइश कहाँ से निकलेगी, फिर कंप्रोमाइज की सूरत कहाँ से निकलेगी, कोई हवाड़ निकले कोई, तो फिर ही कोई रास्ता खुल सकता है ना। तो ये मेरा ख्याल है, मैं तो ये समझता हूँ कि ये गंडापुर और बैरिस्टर गौहर ने जो रास्ता इख्तियार किया है, अगर से इसमें भी ये कहते हैं कि इमरान खान के साथ जो उनकी मुलाकातें हुई थी, दो मुलाकातें हुई ना जेल में, तो उन मुलाकातों के दौरान इमरान खान साहब भी एग्री हुए, लेकिन वो उन्हीं शराइत पर, ये शराइत है मेरी, इन शराइत पर अगर वो आते हैं तो फिर आप मुलाकात कर लें। उसमें भी उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट का कहा कि एस्टेब्लिशमेंट चाहे जिसको आगे ले आए, हम उसके साथ मुज़ाकरात करने को तैयार है। तो भाई साहब, जो एस्टेब्लिशमेंट है, आप उसको क्यों आजमाइश में डालते हैं? एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जिस आजमाइश में पड़ी हुई है, जो मुल्क की सलामती सिक्योरिटी के मसाइल जिस तरह संगीन और गंभीर हो रहे हैं, जिस तरह हमें दहशतगर्दों ने एक ठानी हुई है कि दुश्मन मुल्क का जो एजेंडा है उसको हमने पाकिस्तान के अंदर पाया तक इनको पहुंचाना है और पाकिस्तान को जिद पहुंचानी है, कमजोर करना है, इसकी सलामती को कमजोर करना है। तो ये बात अगर आप सामने रखें, पेश नजर रखें, आप इस वक्त क्या तकाजा बुकाजी है ये हालात। आसिफ साहब, अगर हम ग्राउंड रियलिटीज देखें कि सियासतदान चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासत में किरदार अदा ना करें, तो फिर इनको चाहिए कि तमाम सियासतदानों को बैठे और टेबल टॉक करें, एस्टेब्लिशमेंट से बात की जिद निकाल दें। लेकिन पीटीआई का मौक़िफ़ ये, आसिफ साहब मेरा पॉइंट ले लीजिएगा, आसिफ साहब मेरा पॉइंट ले लीजिएगा, पीटीआई का मौक़िफ़ ये है, वो कह रहे हैं कि हमें ताकतवरों से बात करनी है, उनके हुकूमत के पास तो है ही नहीं। अगर तो डायलॉग की राह पर आते हैं, विद इन पार्टीज डायलॉग होते हैं, तो इससे अच्छी कोई बात ही कोई नहीं। यही जमहूरियत का हुस्न होता है, आप आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बात होते हैं, अल्टीमेटली जिस तरह मियां साहब ने कहा कि अल्टीमेटली मुज़ाकरात की मेज पर आकर ही मामला सुलझ सकते हैं, इसके बगैर तो बात ही। लेकिन आप ये कहें कि हमने तो इसके साथ बैठते ही नहीं, ये जो पार्टी है, ये जो हुक्मरान पार्टी है, हुक्मरान इत्तेहाद है, हमने तो इसके साथ बात भी नहीं करते, इसके रवादार भी नहीं हमें इनके साथ बात करने के, तो फिर कहाँ से बेल कैसे मंडे चढ़े, फिर रास्ता कैसे निकलेगा 2.5 लाख का। ठीक, आप सही कह रहे हैं। आसिफ साहब ये भी बताइएगा, आसिफ साहब मुझे ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है 24 नवंबर की कॉल वापस होने के कितने चांसेस लग रहे हैं आपको? क्योंकि बेलारूस के वफ्द ने भी आना है, तो मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल तो डेफिनेटली मेंटेन तो रखनी है गवर्नमेंट ने। जी देखिए, ये सूरत हाल वही शिकाई कारपुस वाली सूरत हाल है, तो एन वक्त पे फिर आके इन्होंने पोस्टपोन किया ना, पोस्टपोन करना पड़ा फिर इन्हें, ठीक है। तो ये भी मुझे लगता तो ऐसे ही ये प्रेशर तो इस वक्त डिवेलप कर रहे हैं, यानी कि एक जो डायलॉग की बात करते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ कि हमने, हमारा तो यही स्टैंड है, तो ये एक प्रेशर मेरा ख्याल है डालने की एक स्ट्रेटजी है। तो अल्टीमेटली फिर क्या होगा, इसमें से ये मोहसिन नकवी साहब आपको पता है वो किसकी नुमाइंदगी करते हैं हुकूमत में, तो उनके साथ अगर कोई डायलॉग हो रहे हैं, जिस तरह वो जंग वाले, वो क्या नाम है उनका, इंसार अब्बासी साहब, उन्होंने 2-3 दिन स्टोरियां चलाई हैं, वो इसी को रेफरेंस देते हैं, मोहसिन नकवी ही, वो इसका नाम तो नहीं लेते, लेकिन वो कहते हैं कि वो ऐसी शख्सियत है जिनके राब्ते एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी है, तो वो शख्सियत तो वही है हुकूमत में। लेकिन तो उन्होंने तो आज डिनायल दे दिया ना
आसिफ साहब, मोहसिन नकवी साहब ने तो डिनाइल दे दिया। देखिए फायदा अगर ये देखिए वही बात है ना कि मैं ना मानूं वाली अगर आप ये रट लगाए रखेंगे तो फिर जाहिर है उनकी तरफ से भी ऐसा ही जवाब आएगा ना। ठीक। तो इसमें बीच में से कोई रास्ता निकालना, अगर हिकमत तदब्बर के साथ कोई रास्ता निकालना है तो वो पॉलिटिकल सियासी क़यादतों ने निकालना है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको पॉइंट आ गया। जी आसिफ साहब, आपको पॉइंट आ गया। साहब से जानते हैं। साहब मतलब अगर तहरीक इंसाफ 24 तारीख को जलसा करती भी है तो ये शेराया वाला अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो फिर ये कितने को बंदे सड़कों में निकाल लेंगे? अच्छा देखिए, पहले मैं मुज़ाकरात की जो बात कर रहा हूँ, देखिए मुज़ाकरात ये जो रिपोर्टेड, आपने बड़ा अच्छा लफ्ज़ बोला कि कुछ तो रिपोर्ट हुए हैं, जो अनरिपोर्टेड हैं वो बेशुमार होते हैं। देखिए आप देखें मिसाल के तौर पे, मैं खुद चूँकि जनरल ज़ियाउल हक के दौर में अटक में भी बंद रहा, मैं पिंडी जेल में जहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी बंद थे, मैंने ये सब चीज़ें करीब से देखी। एस्टेब्लिशमेंट के भी और कुछ इदारों के लोग भी कैदी बन के वहाँ रहते हैं। पता आपको ये बात शायद किसी ने आज तक बताई हो। अच्छा। वो अंदर से आपके दोस्त बन के कैदियों में मिक्सअप होते हैं। वो आपकी बातचीत भी करते हैं, आपकी बात रिपोर्ट भी करते हैं, करवाते भी हैं। वो भी मुज़ाकरात का हिस्सा होते हैं। और वो मुज़ाकरात होते हैं जिन्हें आप ट्रैक 2 कह लें, ट्रैक 3 कह लें, इनफॉर्मल डायलॉग कह लें, राब्ते कह लें, जी बैकडोर कह लें, गैर रस्मी मुज़ाकरात कह लें, वो चलते रहते हैं। ठीक है। ये देखिए, चूंकि कुछ इदारों का एक हमारा सिस्टम ऐसा है, ये बैरूनी इदारों में भी है, हमारे इदारों ने भी उसी तरह पे अपना चीजों को मुनज़्ज़म किया हुआ है कि वो अपने तौर पे वो करते रहते हैं, राब्ते चीजों को डिल्यूट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बिलाखिर एक बहुत बड़ा कोई क्राइसिस खड़ा हो तो उसका बैगेज होता है। बैगेज मैंने और आपने या आसिफ साहब ने तो नहीं संभालना। बैगेज तो आपकी पुलिस में तो वो कैपेसिटी नहीं है। हाँ। जिन्होंने वो बैगेज संभालना है वो एकदम अपने ऊपर बैगेज इतना बड़ा कैसे एकदम उसको करेंगे? क्या वो गोलियां मारेंगे? 9 मई का अगर वाकया जैसे कहते हैं, तैयारियां तो जिस तरीके से हुआ, तैयारियां तो इसी तरह की हैं, रबड़ की गोलियां पहुंचा दी गई हैं, आंसू गैस के शेल पहुंचा दिए गए हैं। अब हमारा एक दोस्त हर्ट होता है, मैं वो बात नहीं करूंगा, लेकिन जब वहां पे ऐसी सूरत हाल हुई थी, पता नहीं 3, 4, 8 हज़ार बंदा भून दिया गया था 1 मिनट के अल्टीमेटम में। हमारे यहाँ तो अभी हमारे अफवाज में भी, इदारों में भी और अभी लोगों में भी, यानी कि मुतशद्दिद जज्बात जरूर हैं, लेकिन एक खास लेवल पे जाके वो रिस्ट्रेन का मुजाहरा करना पड़ता है। जी तो वो एक अभी इस मुआशरे की, इन इदारों की, इस पॉलिटी की अभी वो खूबसूरती कायम है। लेकिन ये हट दरमियाँ जो हम देख रहे हैं, और ये हट दरमी फिर उसको ओवरकम कर जाएगी, फिर आप भी वही चीज होगी, फिर ना आपसे संभाला जाएगा और उसकी जद में जो भी आएगा ना उसमें किसी को भी नहीं फायदा, ना मेजॉरिटी पार्टी को ना लेस मेजॉरिटी पार्टी। बिल्कुल ठीक। आसिफ साहब से जानते हैं। आसिफ साहब, पूरे पंजाब की फोर्स है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, एक सरसरी से अगर हम जायज़ा लेते हैं तो 1 लाख तकरीबन 70-74 हज़ार के करीब बनती है। मैं पूरे पंजाब की बात कर रही हूँ जो फोर्स है। अब लाहौर की अगर बात करें तो जो गढ़ है तहरीक इंसाफ का कंसीडर किया जाता है, किसी ज़माने में नून लीग का भी होता था, उसमें अगर 1 लाख बंदा भी निकल आए तो लाहौर की फोर्स से ये संभालना नामुमकिन होगा, बल्कि बहुत ज़्यादा मुश्किल, नामुमकिन ही कह लीजिए कि होगा। अब दूसरी जानिब बानी पीटीआई ने खुद ही कॉल दी है, अगर लेट्स सपोज हम समझ लें कि 24 तारीख को ये एहतजाज करेंगे, बहुत बंदे बाहर निकलेंगे जैसा कि क्लेम कर रही है तहरीक इंसाफ, तो क्या ये लाहौर से 1 लाख छोड़े 50 हज़ार बंदे निकालने में कामयाब रहेंगे? देखिए खैर, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी तादाद में लोग इस बार निकल पाएंगे। आप देखिए वो एक लॉन्ग मार्च आपने देखा होगा, ये इमरान खान साहब और ताहिर काजी ने भी किया था एक लॉन्ग मार्च जी। उस वक्त फिजा कुछ और थी। इस वक्त इस तरह यानी कि मुनाफरतें जो है ना इस इंतहा को नहीं थी कि एक दूसरे को बर्दाश्त भी नहीं करता। वो लॉन्ग मार्च एमिकेबली पीसफुली वो जो है ना अपने मुकाम तक पहुंचा। उसके बाद फिर उससे पहले बल्कि ये नवाज शरीफ साहब का जो एक लॉन्ग मार्च था, ये अदलिया बहाली तहरीक के दौरान, वो लॉन्ग मार्च भी आप देखिए लाहौर से ही शुरू हुआ था और बड़े यानी पुरजोश अंदाज में, और लोग इस तरह उसमें जम्मे गफीर की तरह लोग आ गए थे। उस वक्त भी जाहिर है एक माटो था, पूरी कौम आप समझे कि उस वक्त जो है ना वो इसके साथ, इस काज के साथ जुड़ी हुई थी, अदलिया बहाली तहरीक की काज के साथ। तो अब देखिए अब क्या एजेंडा क्या है, अब कौन सा यानी कि कौम को कौन सा आप इंस्पायर करने वाला आप पैगाम दे रहे हैं, सिवाय इसके कि हमारा मैंडेट बहाल किया जाए, ठीक है ना, और हमारे लोग रिहा किए जाए, और इसके सिवा तो और कोई बात नहीं है ना। तो इंस्पायर करने वाली इसमें कौन सी बात है? अब कौन सा ऐसा इशू है जिस पर इंस्पायर होकर
यानी कि बेसाख्ता लोग जो है, बेसाख्तापन में लोग उठ खड़े हों और साथ चल पड़े तहरीक के लिए और लॉन्ग मार्च के लिए साथ चल पड़े। तो इस बार जाहिर है इंतजाम इन्होंने इसी हवाले से किए हुए हैं कि अगर इन्होंने जिस तरह एक इनके सर्कल से ऐलान भी हुआ था कि ये हम 9 मई 2 जो है ना उसको हम ये दोहराएंगे। तो जब ये माटो, जब ये पैगाम दिया जा रहा हो तो फिर सिक्योरिटी इदारों की तो जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने पहले जो वाकयात हो गए 9 मई के, उससे भी तो सबक उन्होंने सीखा हुआ है ना कुछ। उस वक्त अगर कोई लैब्स थे, उस वक्त रोका नहीं गया था तो उसकी वजह से जो हशर नशर हुआ था। तो अब तो वो ऐसा नहीं होने देंगे। अब तो डेफिनेट ये कोशिश करेंगे कि लोग घरों से बाहर ही ना निकले, और अगर घरों से बाहर निकले मातूदे चंद लोग अगर निकल भी आए तो उनके साथ कोई ऐसा बंदोबस्त कर लिया जाए कि आगे ना चल सके वो। तो ये फिजा तो ऐसी नजर आ रही है। लेकिन बात हुई है फायदा कि इससे मुल्क को क्या फायदा है। इस वक्त जो सिचुएशन है, इस वक्त जिन खतरात में घिरे हुए, जिस तरह दुश्मन हमारे जो दरपे है हमारी सलामती कमजोर करने के, और ये दहशतगर्दी की वारदातों पर वारदातें किए चले जा रहे हैं ये दहशतगर्द, इनमें भी जाहिर है इनकी सफों में भी हमारे अपने लोग ही, वो जो अलहदगी पसंद लोग हैं वही सारे हैं ना इनमें शामिल। तो हम अगर इस फिजा में अगर कोई सियासी जमात अपना एजेंडा लेकर सड़कों पर आएगी तो जिसका मैंने पहले अर्ज किया कि वो उन्हीं के काज को तकलीफ होती है जो मुल्क को तहस नहस करना चाहते हैं इस वक्त। तो मेरा ख्याल है दानिशमंदी यही है। फजल रहमान साहब का बयान भी आज मैंने देखा है कि ये मुनासिब वक्त नहीं है, ये यानी कि एहतियात करने मुनासिब वक्त नहीं है। तो कम से कम आप किसी पर तो एतबार करें। आप बैठने को तैयार नहीं, किसी पोलिटिकल क़यादत के साथ बैठने को तैयार नहीं है, और एक ही रहता है कि हमें तो एस्टेब्लिशमेंट से ही बात करनी है। यानी कि एस्टेब्लिशमेंट अगर आपको करने पर बैठाकर इक़्तिदार के हवालों में ले आए तो वही जी बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। जी आसिफ साहब आपका पॉइंट आ गया। लास्ट पॉइंट सैफ साहब से भी जानना। सैफ साहब शॉर्टली मुझे बताइएगा, इस वक्त तहरीक इंसाफ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो कोई हमें कोई स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही है किसी तरीके से। बड़े बड़े पोर्टफोलियो के साथ इनके लॉयर्स तो बैठे हुए हैं लेकिन उनकी भी ये इस एहतजाज को लेके जो टांगें ना वो कांप रही हैं। ऐसा लग रहा है कि वो जाके मिन्नते तरले करें किस तरीके से इसको डिले कर दिया जाए। तो फिर बानी ने ये कॉल आखिर किस बेस पे दी है? बानी के कुछ लोगों ने, बानी तो जेल में बैठे हैं, उन्होंने तो बाकायदा हमें एक लॉयर ने बताया, ऑथेंटिक रिपोर्ट अपनी तरफ से वो दे रहे थे कि इंसाफ का जो लॉयर्स का फोरम है पंजाब पूरे का पूरा डिसबैंड कर दिया गया। अच्छा। जहां इस तरह के फैसले होंगे, बुजदार को बिठा दिया गया, बेपनाह करप्शन की गई रिपोर्टेडली, और लेकिन उनको जब कहा गया जी हटाएं, उनका नहीं हटाना। तो जब इस तरह के फैसले होंगे तो फिर इंस्टेबिलिटी जो आप पार्टी के अंदर देखनी है वो भी होगी और पॉलिटिक्स में भी होगी। जी बिल्कुल ठीक, आपका भी पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया मियां सैफुर रहमान साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सईद आसिफ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त।